हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात किए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, और उसमें हम लोग बात किए थे कि किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पार्शियल ओवरलैपिंग होना जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो ओवरलैपिंग के अलाइनमेंट पे, उसके ओरिएंटेशन पर डिसाइड होता है कि वो कोवलेंट बॉन्ड किस तरह का कोवलेंट बॉन्ड है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आता है तो वो ओवरलैप दो तरीके से कर सकता है। या तो वो ओवरलैप कर सकता है अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या फिर लैटरल टू और परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये दो अलग अलग तरीके की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म करता है उनका टाइप्स भी क्लासिफाई होता है एज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड का टाइप्स है। जैसे मान लीजिए जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, फॉर एग्जांपल दो s ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो उन दोनों s ऑर्बिटल का जो न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस s ऑर्बिटल और ये न्यूक्लियस हो गया इस s ऑर्बिटल का, उन दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला जो एक्सिस होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये क्लियर होना चाहिए। जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है उन दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला जो एक्सिस होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इस केस में आप देखिए ये एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हुआ है, यानी कि ओवरलैप्ड एरिया उस एक्सिस को कंटेन कर रहा है, उस एक्सिस में प्रेजेंट है। तो अगर overlapping takes place along the internuclear axis along the molecular axis, then the bond is called sigma bond। यानी कि ये बॉन्ड कैसा हो गया सिग्मा बॉन्ड, because the overlapping takes place along the molecular axis along the internuclear axis। लेकिन अगर overlapped area वो उस एक्सिस के along ना हो बल्कि lateral यानी कि परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम लोग कहेंगे पाई ओवरलैप, पाई बॉन्ड। जैसे इस केस को आप देखिए, ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है। ये है इस p ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, ये है दूसरे वाले p ऑर्बिटल का न्यूक्लियस। दोनों को ज्वाइन करने वाला जो एक्सिस आप लोगों को दिख रहा है रेड कलर में, दैट इज मॉलिक्यूलर एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस बार जो ओवरलैप्ड एरिया है वो इस एक्सिस को कंटेन नहीं कर रहा है, वो उसके अलोंग नहीं है बल्कि उस एक्सिस के ऊपर और नीचे है, विच मींस लैटरल है या परपेंडिकुलर है। तो ऐसे ओवरलैप को हम लोग कहते हैं पाई ओवरलैप, और उस तरीके से उस ओवरलैप के वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए क्लासिफिकेशन आप लोग को कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा तो वैसे केस में द ओवरलैप इज सिग्मा ओवरलैप। बट इफ द ओवरलैप टेक्स प्लेस लैटरल टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस perpendicular to the internuclear axis, then in that case the overlap is called pi overlap and the bond formed is pi bond। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा क्लासिफाई कर रहे हैं कि सिग्मा ओवरलैप कब कब पॉसिबल है या पाई ओवरलैप कब कब पॉसिबल है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी s ऑर्बिटल है, जब वो दूसरे s ऑर्बिटल की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस है हमेशा ओवरलैप विल बी अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, यानी कि इस केस में हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। एस एस ओवरलैप के वजह से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड कभी नहीं बन सकता। इस बात को आप नोट डाउन कर लें कि एस एस ओवरलैप रिजल्ट्स ऑलवेज रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इट नेवर फॉर्म्स पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये दूसरा केस देखिए, ये sp सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल उसको अप्रोच कर रहा है। लेकिन ये बड़ा पर्टिकुलर केस है, हर जगह नहीं बन जाएगा कि सारा s और सारा p मिला के सिग्मा बना दिया। ये केस आप लोग को एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये एक s ऑर्बिटल है एंड दिस ऑर्बिटल इज px। p में तीन ऑर्बिटल होता है, px py pz। दिस वन इज px एंड इट इज अप्रोचिंग दैट s ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस, तब वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये px अलोंग x एक्सिस अगर s की तरफ जाएगा तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली py अगर y के अलोंग जाएगा तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और pz अगर z के अलोंग जाएगा तो भी बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर अगर px y के अलोंग गया या pz x के अलोंग गया तो कैसा बॉन्ड बनेगा? तो उसका बात हम लोग करेंगे थोड़ा देर में।
अभी ये क्लियर होना चाहिए कि sp ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब वो जो p ऑर्बिटल है वो उसी टाइप का p ऑर्बिटल हो, उसी एक्सिस वाला p ऑर्बिटल हो जिस एक्सिस का अलोंग वो s को अप्रोच कर रहा है। यानी कि अगर वो px है तो x के अलोंग अप्रोच करना चाहिए, अगर वो py है तो y के अलोंग अप्रोच करना चाहिए, अगर वो pz है तो z के अलोंग अप्रोच करना चाहिए। इन दैट केस sp ओवरलैप विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब यहां से एक बात और क्लियर हो गया, सिर्फ ss ही नहीं, s ऑर्बिटल जब भी प्रेजेंट रहेगा एक बॉन्ड बनाने में हमेशा वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। s ऑर्बिटल is never involved in formation of pi bond. If it forms a covalent bond, if it is involved in formation of any covalent bond, then the bond must be necessarily a sigma bond. ठीक है, तो ये हो गया एक दूसरा सिग्मा बॉन्ड। तीसरा आप देखिए, ये pp ओवरलैप की वजह से सिग्मा बॉन्ड बना है। ये pp ओवरलैप आप देखिए दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन किए तो ये हो गया मॉलिक्यूलर एक्सिस या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और जो ओवरलैप एरिया है वो उसी के अलोंग है, तो फिर से यहां पर सिग्मा ओवरलैप हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी दो p ऑर्बिटल आएगा और सिग्मा बना दिया, इस बार ओरिएंटेशन मैटर करता है। फिर से एक बार आप खुद सोचिए, अगर ये ऑर्बिटल px है तो इसको भी px होना जरूरी है क्योंकि उस एक्सिस के अलोंग हो, और वो दोनों अप्रोच भी कर रहा हो अलोंग x एक्सिस, तब जाकर वहां पर सिग्मा बनेगा। यानी कि सारा कॉम्बिनेशन में जो एक्सिस वाला पार्ट है वो सेम होना चाहिए। px अलोंग x एक्सिस फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, py along y axis form sigma bond, pz along z axis form sigma bond। फिर आपके मन में आएगा सर px py along z axis, बात करेंगे उसका, लेकिन अभी सिग्मा बॉन्ड कब बनाएगा p ऑर्बिटल, तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो अभी आप लोगों को हम बताए। तो ये तीनों केस क्लियर होना चाहिए। ss ओवरलैप हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा और हमेशा सिग्मा बनाएगा। sp ओवरलैप will form sigma bond if the combination is right, which means px approaching along x-axis, the molecular axis must be x-axis, py in case of py the molecular axis must be y-axis, pz the molecular axis must be z-axis। अगर pp ओवरलैप की वजह से आप बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड तो वैसे केस में पूरा कॉम्बिनेशन सेम एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, px and the molecular axis must be x-axis, same with the case of y and z। अगर वैसा कॉम्बिनेशन मिला तो फिर ये pp ओवरलैप मिल करके बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ये तीनों केस क्लियर होना चाहिए कि ओवरलैप्ड एरिया इज अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, इट इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा ओवरलैप। अब हम लोग बात करें सिग्मा ओवरलैप के स्ट्रेंथ का, कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, और कौन सा सिग्मा बॉन्ड कमजोर होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगा। तो उसके लिए दो पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है लोअर एन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू जितना कम होगा उतना बॉन्ड मजबूत बनेगा अफबाउ प्रिंसिपल के वजह से, क्योंकि जो बॉन्ड का n कम होता है उसका ऑर्बिटल का, उस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, और जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है उस ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो जिस बॉन्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा मतलब वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा। तो ये पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, कि n का वैल्यू जितना कम होगा उतना सिग्मा ओवरलैप के वजह से जो बॉन्ड बन रहा है वो उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। जैसे इस केस में देखिए हम तीन ओवरलैप के स्ट्रेंथ को कंपेयर किए हैं, 1s 2s 2s और 3s 3s। अब इस बार तीनों में ओवरलैप्ड वाला ऑर्बिटल का टाइप तो सेम है, लेकिन n का वैल्यू अलग अलग है। यहां पर n का वैल्यू 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। तो जितना n का वैल्यू कम रहेगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर ये, इस तरह का ऑर्डर निकल के आएगा। दूसरा पॉइंट है अगर n का वैल्यू सेम हो गया तो क्या होगा। वैसे केस में ये जो pp ओवरलैप है, तीसरा वाला, इसमें ओवरलैप्ड एरिया बहुत ज्यादा होता है। कारण ये है कि ये दोनों p ऑर्बिटल का जो न्यूक्लियस है ये एक दूसरे से दूर रहेगा और ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली ये s वाला में आप देखिए ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के बहुत नजदीक काफी जल्दी आ जाएगा, तो इसीलिए ओवरलैप्ड एरिया कम होता है। ठीक है, ये आपको फिगर से ही समझ में आ रहा है। स्फेरिकल है तो थोड़ा ही ओवरलैप करेगा और न्यूक्लियस काफी नजदीक आ जाएगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगा, तो ओवरलैप्ड एरिया कम होगा। जबकि अगर हम लोग p का बात करें तो न्यूक्लियस दूर दूर है, तो वैसे केस में ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा हो जाएगा, और जितना ज्यादा होगा ओवरलैप्ड एरिया उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा।
तो अगर n का वैल्यू सेम रहा तो वैसे केस में इस ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे। pp ओवरलैप ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, sp ओवरलैप उससे कम और s ओवरलैप सबसे कम। तो ये 2 पॉइंट आप क्लियर रखिए, 2 पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए कि जब भी आप बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे सिग्मा बॉन्ड का, तो सबसे पहला चीज जो आप चेक करेंगे वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू अगर कम हुआ तो बॉन्ड मजबूत बनेगा। ध्यान रखना n कंपेयर करते समय दोनों ऑर्बिटल का n को कंपेयर करेंगे, सिर्फ एक का नहीं। जैसे मान लीजिए इस बार तो ये दोनों ऑर्बिटल का n का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं किसका कम है, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो गया कि किसी केस में ओवरलैपिंग ऐसा है कि यहां पे 1 है और यहां पर 1 है, और किसी केस में ऐसा हो गया कि एक में 1 है और दूसरे वाले में 2 हो गया, ऐसा ओवरलैप है। जबकि ऐसा ओवरलैप काफी कम जगह देखने को मिलता है, लेकिन मान लीजिए ऐसा कहीं दिया हुआ है, तो फिर वैसे केस में आप देखिए ये 1 यानी एक n का वैल्यू सेम हो गया, लेकिन दूसरे n के वैल्यू में इसका n कम है, तो वैसे केस में ये जीत जाएगा और इसका बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा n कंपेयर करना है आपको दोनों ऑर्बिटल का जो ओवरलैप एरिया में इन्वॉल्व है, ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है, और अगर दोनों का n सेम हो गया तो फिर वैसे केस में इस ओवरलैपिंग वाले ऑर्डर को फॉलो करेंगे। पीपी ओवरलैप सबसे ज्यादा ओवरलैप होता है पीपी में, तो उसमें बॉन्ड सबसे मजबूत बनेगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, एसपी उसके बाद और एसएस सबसे पीछे बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर होना चाहिए। आगे चल के बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कैसे हम लोगों को करना है और किस केस में जब पीपी ओवरलैप हो रहा होगा तो उसको हम लोग प्रीफर करेंगे एज कंपेयर टू एस ओवरलैप इफ द वैल्यू ऑफ एन इज सेम। ठीक है, तो ये था बात सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, और उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे ये भी आप लोग को हम बता दिए। किस तरह का ओवरलैप हो रहा है ये भी क्लियर होना चाहिए, और उसका ओरिएंटेशन बहुत ध्यान से देखना होगा। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस तो क्या ओवरलैपिंग हो रहा है। अगर हो रहा है ओवरलैपिंग और वो अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस हो रहा है तो वैसे केस में बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं पाई बॉन्ड का, लेकिन पाई बॉन्ड का बात करने से पहले लेट्स कंपेयर सिग्मा एंड पाई। जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे सिग्मा ओवरलैप को और पाई ओवरलैप को, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को, तो हमेशा ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जब भी 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आएगा तो अगर अलोंग द एक्सिस वो ओवरलैप कर रहा है तो ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा होगा। अगर लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है यानी कि एक्सिस के ऊपर नीचे हो रहा है तो बहुत कम ओवरलैप के बाद ये न्यूक्लियस, मतलब बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगा नहीं, बहुत कम ओवरलैप ही होगा कि न्यूक्लियस एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाएगा, और इसीलिए ओवरलैपिंग का एरिया बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम लोग सिग्मा का बात करें तो वैसे केस में ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा होता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे सिग्मा और पाई को तो सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। कारण आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ओवरलैप्ड एरिया इन केस ऑफ सिग्मा ओवरलैप इज हायर देन दैट इन पाई ओवरलैप, क्योंकि पाई ओवरलैप में न्यूक्लियस काफी जल्दी एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा ज्यादा ओवरलैप करने के पहले ही, तो वहां पर बॉन्ड रिलेटिवली कमजोर बनेगा एज कंपेयर टू सिग्मा ओवरलैप। यहां हम पाई ओवरलैप का कुछ एग्जांपल दिए हुए आप देखिए। ये पहला ओवरलैप जो है इसको हम लोग कहते हैं पी पाई ओवरलैप, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है। अब इसका एक ओरिएंटेशन का एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल आप गौर से देखिए, दोनों पैरेलल है, इसका मतलब दोनों ऑर्बिटल सेम टाइप का होना चाहिए, px px या py py या pz pz, और जिस एक्सिस के अलोंग वो ओवरलैप करे वो एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि इस बार एग्जांपल क्या रहेगा आप नोट डाउन कर सकते हैं, px px अलोंग आइदर y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक है, बिकॉज अगर ये px है देन दिस एक्सिस इज x एक्सिस, तो ये वाला एक्सिस y या z, तो क्या हो सकता है px px अलोंग y और z एक्सिस, और py py अलोंग x और z एक्सिस, और pz pz अलोंग x और y एक्सिस। यानी कि दोनों p ऑर्बिटल होगा सेम टाइप का, लेकिन मॉलिक्यूलर एक्सिस उसके परपेंडिकुलर वाला होगा। ध्यान रखना ये दोनों ऑर्बिटल पैरेलल है, यानी कि ये सेम टाइप का होना जरूरी है। अगर आप बोलेंगे px और py ले आइए तो वैसे केस में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल अब देखो,
ये पी पाई डी पाई बॉन्ड है, यानी कि एक ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल और दूसरा डी ऑर्बिटल 4 लोब वाला। अब ये डी ऑर्बिटल का शेप देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है। याद कीजिए, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन कौन सा होता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। अगर आप लोग को नहीं ध्यान आ रहा है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड किसको कहते हैं, उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, शेप कैसा होता है, अलाइनमेंट कैसा होता है, तो फिर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स वाला मेरा वीडियो लेक्चर जाकर के देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहां पे क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि डी का जितना भी अलग अलग तरह का ऑर्बिटल्स होता है सबका शेप कैसा कैसा होता है। यह बात आप लोग क्लियर हो गया होगा उसको देखने के बाद, या पहले से अगर जानते होंगे तो, कि ये डी ऑर्बिटल ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है, अलोंग द एक्सिस वाला नहीं है, या तो डी एक्स वाई है या डी वाई जेड है या डी एक्स जेड है, और यहां पर एक पी ऑर्बिटल है। जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आए तो फिर से आप देखिए, दिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस कनेक्टिंग और ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियस, और उसके ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग हो रहा है। इसका मतलब कि कैसा बॉन्ड बनेगा, यहां पर पाई बनेगा। और ऐसा अलाइनमेंट किस केस में पॉसिबल है? एग्जांपल जरा सोचिए, हम भी सोचते हैं। मान लो कि ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके, एंड दिस ऑर्बिटल, दिस डी ऑर्बिटल इज डी एक्स वाई कह सकते हैं, बिकॉज अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसको मान लो वाई एक्सिस, तो फिर ये ऑर्बिटल हो गया डी एक्स वाई। और अगर इसको आप माने हैं वाई एक्सिस तो वैसे केस में ये वाला पी हो जाएगा पी एक्स, और ये दोनों अप्रोच कर, सॉरी, अगर ये वाला एक्सिस आप माने हैं वाई एक्सिस तो ये वाला पी हो जाएगा पी वाई, बिकॉज उसका अलोंग द एक्सिस पी वाई एक्सिस है, और ये दोनों अप्रोच कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये बना देगा पाई बॉन्ड। तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अगर ये एक्स मान लिए और ये वाला जो एक्सिस है इस तरफ वाला, इसको मान लिए, मान लो वाई एक्सिस, तो वैसे केस में दिस डी इज डी एक्स वाई, और अगर ये वाला एक्सिस को वाई माने हैं तो फिर ये वाला पी ऑर्बिटल हो जाएगा पी वाई। तो when py approaches dxy along x axis, though in that case a pi bond is formed। ये तो एक एग्जांपल हुआ, और भी वेरिएशंस हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, थोड़ा चेंज करते हैं, लेट्स से दिस एक्सिस इज ओके अगेन एक्स एक्सिस, बट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस इन दिस केस इज z axis, okay, this is x axis, this is z axis, so this d orbital becomes dxz, and now if this is z axis then this p orbital becomes pz, okay। तो आप इसको देख के कह सकते हैं कि when a pz atomic orbital approaches dxz atomic orbital along x axis then a pi bond is formed। तो ये ओरिएंटेशन समझना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि ये x axis और z y वाला केस हम लोग देख लिए, z वाला केस देख लिए, आप अपने से कुछ केस और लीजिए। जैसे यहां पे y ले लो और फिर परपेंडिकुलर को ले लो x, तो अगर आप यहां x ले लिए, ये वाला y है तो ये dxy हो जाएगा, और जब इसको आप लेंगे ये वाला y लिए और ये x लिए तो ये px हो गया। क्लियर है? तो उस तरह का कॉम्बिनेशंस करके आप देख सकते हैं कि ये p पाई डी पाई जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो किस तरह के कॉम्बिनेशन में बना। 2-3 कॉम्बिनेशन आप लोग को बता दिया, आप नोट डाउन भी शायद कर लिए होंगे। कैसा कॉम्बिनेशन? जैसे ये बोर्ड पे भी है, pz एंड dxz along x axis forms pi bond। सिमिलरली इसके पहले जो बात किए थे, py एंड dxy along y axis forms pi bond, और वैसे ही और भी कॉम्बिनेशंस फॉर्म करेगा जिसको आप ट्राई करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है जो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और वापस से चेक भी करवाएंगे कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जबकि और भी बहुत सारा कॉम्बिनेशन आप देखिए, यहां पे अगर हम लिख देते हैं z एक्सिस और परपेंडिकुलर में लिख दिए y एक्सिस, तो ये क्या बन जाएगा dy z, और जब यहां पर ये z है और ये y है तो ये बन गया py। तो py एंड dyz along z एक्सिस इट फॉर्म्स अगेन पाई बॉन्ड। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन में p पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब तीसरा पाई बॉन्ड है जो डी पाई है, यानी कि दोनों ऑर्बिटल d है, ये दोनों ऑर्बिटल d ऑर्बिटल है, डी पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। कैसा कॉम्बिनेशन होगा? अच्छा, पहले ये तो क्लियर हो गया पाई बॉन्ड है, बिकॉज ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है और ऊपर नीचे ओवरलैप एरिया है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये एक पाई बॉन्ड है। अब कैसा कॉम्बिनेशन? मान लीजिए दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस परपेंडिकुलर एक्सिस इज वाई एक्सिस, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं।
तो वैसे केस में ये दोनों ऑर्बिटल dxy मेरे को दिख रहा है, ये भी dxy दिख रहा है और ये वाला भी dxy दिख रहा है। तो ये देखने से ही क्लियर हो रहा है कि ये दोनों d ऑर्बिटल सेम टाइप का होना चाहिए। ये dxy तो ये भी dxy, ये dyz ये भी dyz, ये dxz तो ये भी dxz। तो इस केस में ये dxy ये भी dxy है एंड बोथ ऑफ देम आर अप्रोचिंग अलोंग x एक्सिस एंड दे आर फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। तो इस तरह का काफी सारा कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं। पाई बॉन्ड चेक करना, dxy along y axis will again form pi bond, यानी कि dxy along which axis, either x or y, pi bond. dyz can form pi bond along either y or z axis. इसको ड्रॉ करके आप देखेंगे तो सेम टाइप का d ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। उसका एक्सिस क्या होना चाहिए, जिसके अलोंग वो एक दूसरे को अप्रोच करे। तो जिस कोऑर्डिनेट के बीच में उसका लोब्स है उसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट, जैसे dxy है, इसका मतलब x और y के बीच में उसका लोब है, तो आइदर दे अप्रोच अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस। तो वैसे केस में वो पाई बॉन्ड फॉर्म कर देगा। यहां पर एक पॉइंट नोट करने वाला है आपके लिए कि जो नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल्स है, dxy, dyz और dxz, ये तीनों कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता है, ये हमेशा पाई बॉन्ड बनाएगा। क्यों? बिकॉज उसमें जो लोब्स है वो तो अलोंग द एक्सिस है ही नहीं, वो तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। तो वो तो एक्सिस के बीच में है, यानी कि अलोंग द एक्सिस वो लोब नहीं है। वो लोब कहां है? वो एक्सिस के बीच में। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स का बात कर रहे हैं। तो जब लोब आपके एक्सिस के अलोंग है ही नहीं, तो वैसे केस में ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस पॉसिबल नहीं है। और डी ऑर्बिटल विच आर नॉन एक्सियल, dxy, dyz एंड dxz, they'll never form sigma bond, they'll always be involved in pi bond if a covalent bond is forming there. तो वैसे केस में पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया p pi p pi, ये p pi d pi और तीसरा d pi d pi। इन तीनों में अगर आप ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ कंपेयर करें कि तीनों में सबसे ज्यादा ओवरलैप्ड एरिया किसमें होगा, तो फिर से बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो पहले हम n देख लेंगे। जिसका n कम रहेगा उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। लेकिन अगर n का वैल्यू सेम है और आप ओवरलैप्ड एरिया को कंपेयर कर रहे हैं कि किसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, तो वैसे केस में ये डी पाई वाला जीत जाएगा। क्योंकि आपको दिख रहा है कि ऐसे केस में इन दोनों का न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर है, तो वैसे केस में ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगा, तो ये जीत जाएगा। डी पाई वाला ये इसके बाद आएगा बिकॉज कम से कम एक डी है। और पी पाई वाले केस में ओवरलैप्ड एरिया सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही ओवरलैपिंग होने के बाद ये न्यूक्लियस एक दूसरे के नजदीक आ चुका है। तो डी पाई में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग, डी पाई में उससे कम ओवरलैपिंग और पी पाई में सबसे कम ओवरलैपिंग। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये किस तरह का पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहां पर पी पाई डी पाई और डी पाई। एक पाई बॉन्ड का स्पेशल केस है विच इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। ऐसा कब होता है, डेल्टा बॉन्ड कब बनता है? तो यहां पर आप गौर से देखो, ये डी पाई बॉन्ड में जब ये dxy और ये dxy अप्रोच किया है अलोंग x एक्सिस, तो वैसे केस में ये दोनों लोब, किसी भी एक ऑर्बिटल का दो लोब ओवरलैप किया है, लेकिन दो लोब जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। यानी कि आउट ऑफ 4 लोब्स ओनली 2 इज इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग एंड द रिमेनिंग 2 इज लेफ्ट आउट, वो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अगर इन दोनों ऑर्बिटल को हम लोग कुछ ऐसे अप्रोच करवाएं कि चारों लोब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर ले, तो वैसे केस में जो पाई बॉन्ड बनता है वो भी एक तरह का पाई बॉन्ड ही है, क्योंकि वहां पर भी ओवरलैप्ड एरिया विल बी लैटरल टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस, विल बी परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग नहीं बनेगा, तो एक तरह का पाई बॉन्ड ही है। बट जब चारों लोब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पाई बॉन्ड विच इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। तो ऐसा कब होगा सोचिए, जैसे मान लीजिए कि डी ऑर्बिटल, ये जो फोटो है वो ऐसे हाथ जैसा है, ठीक है, ऐसे हाथ है। यहां पे देखिए 4 लोब कैसे है, तो 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब। ठीक है, तो ये ऐसे है, दिस इज द प्लेन जिसमें कि चारों लोब प्रेजेंट है, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब एंड चौथा लोब। उस तरीके से यहां पर भी 4 लोब है। और जब ये दोनों इसको अप्रोच कर रहा है, तो आप ध्यान से देखो, ये वाला लोब और ये वाला लोब अब ओवरलैप किया, ठीक है, लेकिन इधर जो लोब है वो ओवरलैप नहीं किया। ऐसा किस बना? दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। लेकिन अगर उन दोनों को हम लोग ऐसे अप्रोच ना करवाकर ऐसे अप्रोच करवाते हैं, दिख रहा है,
तो वैसे केस में आपको दिख रहा है ये लोब, ये लोब, ये लोब, ये लोब, और इसका भी वो चारों लोब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा. Then this type of pi bond is called delta bond. So delta bond is a type of pi bond when all the four lobes of a d orbital overlaps with each other. एक एग्जांपल सोचो, जैसे dxy along x एक्सिस जाएगा तो पाई बनाएगा, along y जाएगा तब भी पाई बनाएगा, लेकिन अगर ये along z एक्सिस जाएगा तो ये डेल्टा बॉन्ड बनाएगा. आप देखिए कैसे. मान लो ये dxy है, दिस इज द प्लेन xy प्लेन, तो ये अगर dxy है मतलब कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो ये वाला एक्सिस z एक्सिस हुआ. इज इट फाइन? अगेन दिस इज dxy. अब ये xy प्लेन है, ये xy प्लेन है, तो दोनों dxy है और ये अप्रोच किस एक्सिस के अलोंग कर रहा है? z एक्सिस. सो व्हेन dxy अप्रोचेस अलोंग z एक्सिस तो ये बनाता है डेल्टा बॉन्ड. सिमिलरली dyz along x axis और dxz along y axis again forms delta bond. आपको याद होगा एक और d ऑर्बिटल dx स्क्वायर y स्क्वायर. एक बार सोचना, थोड़ा इमेजिन करना, अगर dx स्क्वायर y स्क्वायर और दूसरा भी dx स्क्वायर y स्क्वायर अगर z एक्सिस के अलोंग जाएगा तो वहां पर भी डेल्टा बॉन्ड का फॉर्म करेगा. इसको थोड़ा आप लोग करके देखिए कि वहां पे डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां पॉसिबल है. ठीक है, तो ये हो गया कुछ सिग्मा बॉन्ड, कुछ पाई बॉन्ड. डेल्टा बॉन्ड किसको बोल दिए वो भी हम दिखा दिया आप लोगों को. इसके अलावा भी सिग्मा पाई का और कॉम्बिनेशन हो सकता है. जैसे एक एग्जांपल सोचो, अगर हम लोग dx स्क्वायर y स्क्वायर लें और बगल में एक px लें और दोनों को x एक्सिस के अलोंग अप्रोच करवाए तो वहां भी सिग्मा बन सकता है. इनफैक्ट अगर हम dz स्क्वायर लें और pz लें और उसको अलोंग द z एक्सिस लेकर के आए तो वहां भी सिग्मा बन सकता है. तो देयर आर कॉम्बिनेशंस मोर जहां पर सिग्मा या पाई फॉर्म कर सकता है. बट इतना एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरीके से फॉर्म करेगा एंड व्हाट विल बी द ऑर्डर. और इसके अलावा अगर कहीं क्वेश्चंस आता है तो थोड़ा सा इसमें ऑर्बिटल के शेप के साथ इमेजिन करना, खुद ब खुद आपको दिख जाएगा कि जो ओवरलैपिंग है वो अलोंग द एक्सिस हो रहा है कि वो लैटरल टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस हो रहा है. अगर अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस हुआ तो वो सिग्मा ओवरलैप है, अगर लैटरल हुआ देन इट इज अ पाई ओवरलैप. जब किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हो और वो गिवन स्ट्रक्चर से आपको काउंट करना हो कि उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है, तो ये जनरल रूल फॉलो करना. अगर दो एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा. अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है. ठीक है, और अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वैसे केस में एक बॉन्ड होगा सिग्मा जो सबसे पहले बना होगा और बाकी का दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा. तो ये बात क्लियर होना चाहिए. अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और एक पाई है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है. तो अगर आपको किसी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसमें आप सारे सिंगल बॉन्ड्स को काउंट कर लो. जितना भी डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा दे दो और जितना भी ट्रिपल है उसमें एक सिग्मा दे दो. ये ओवरऑल हो गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. और पाई बॉन्ड कैसे काउंट करना है वो सिर्फ आपको दिखेगा जब मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. डबल बॉन्ड हुआ तो उसके लिए आप एक पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पर तो वहां पर आप दो पाई बॉन्ड काउंट करेंगे. किसी दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनता है. तो इस तरह का रूल लगा के आप लोग विद अ गिवन स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप लोग क्लियर हो गया होगा किस केस में सिग्मा ओवरलैप होगा और किस केस में पाई ओवरलैप होगा. एक दो पॉइंट नोट डाउन करने वाला है, जैसे s ऑर्बिटल कभी भी पाई ओवरलैप में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाता है. पहला पॉइंट है. अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स का, यानी dxy, dyz, dxz, तो वैसे केस में वो कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा. अगर वो कभी बॉन्ड बना रहा है किसी भी ऑर्बिटल के साथ तो वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड. ठीक है. एक तीसरा बात है जो आप नोट डाउन करेंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर अलाइनमेंट में जो p ऑर्बिटल्स होता है वो कैसा भी बॉन्ड नहीं बनाएगा. जैसे अगर मान लीजिए हम लोग बात करें px py या px pz या py pz, तो वो किसी भी एक्सिस के अलोंग अप्रोच करे वहां कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, सिग्मा भी नहीं बनेगा और पाई भी नहीं बनेगा. जैसे यहां बोर्ड पे हम तीन केस दिखा रहे हैं, ये तीन केस है जहां पर किसी तरह का बॉन्ड नहीं बनता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है.
कैसे पता चलेगा हम लोग कभी कि ये दोनों ऑर्बिटल जिस तरीके से अप्रोच कर रहा है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा? तो सोचिए, जब ये S और ये P एक दूसरे के साथ अप्रोच करेगा, एक दूसरे के नजदीक आएगा, तो S का तो एक ही लोब होता है जो आपको दिख रहा है और P में दो लोब होता है। तो किसी एक ऑर्बिटल का एक लोब किसी दूसरे ऑर्बिटल के दो लोब के साथ अगर साइमल्टेनियसली ओवरलैप किया तो वहां पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगा आप लोगों को। इफ वन लोब ऑफ एन ऑर्बिटल ओवरलैप्स विथ more than one lobe of another orbital, then in that case no bond formation takes place। तो यहां पर ये लोब इन दोनों के साथ एक साथ ओवरलैप करेगा तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। सिमिलरली दूसरा वाला केस देखिए, ये P का एक लोब एक साथ इन दोनों के साथ ओवरलैप करेगा अगर नजदीक आता है तो वैसे केस में भी यहां कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि एक लोब साइमल्टेनियसली दो लोब के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता है। यहां पर भी आप देखिए, ये वाला P का एक लोब और ये D का दो लोब के साथ एक साथ अगर ओवरलैप कर गया तो वहां भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये कुछ केसेस बनाए जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके अलावा भी आपको कोई केस ऐसा दिखे जहां पे आप लोग ऐसा देख रहे हो कि एक ऑर्बिटल का एक लोब बगल वाले ऑर्बिटल के दो लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो वहां पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो S है, एक ही ऑर्बिटल होता है S में, एंड इफ दिस इज x एक्सिस, so this p orbital can be either py or pz। परपेंडिकुलर है तो py या pz हो सकता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं s py along x axis no bond, s pz along x axis no bond। यानी कि s और p मिल करके सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, और वो तब बना सकता है जब px x के along अप्रोच करे, py y के अलोंग अप्रोच करे, pz z के अलोंग अप्रोच करे, यानी कि अपने एक्सिस के अलोंग अप्रोच करे। अगर वो अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेगा तो वहां कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा केस देखिए, जो अभी आप लोग हम बता रहे थे, ये दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर अलाइनमेंट में है, यानी कि px py py pz px pz। तो ये कॉम्बिनेशन में आप किसी भी एक्सिस के अलोंग लेकर के जाओ, ना सिग्मा बनेगा ना पाई बनेगा। ठीक है, px px के साथ बॉन्ड बना सकता है, अलॉन्ग x लेके जाओगे सिग्मा बनेगा, y या z के अलॉन्ग पाई बनेगा। py के साथ बॉन्ड बना सकता है, y के अलॉन्ग लेके जाओ सिग्मा बनेगा, x या z के अलॉन्ग पाई बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली pz वाला भी केस है। ठीक है, तो ये कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका एग्जांपल देखो, मान लीजिए कि ये रेड वाला जो एक्सिस है, दिस x एक्सिस, देन दिस p ऑर्बिटल इज px एंड दिस d कैन बी अज्यूम्ड एज dxy। तो px एंड दिस इज dxy along x एक्सिस। क्लियर है, ये x एक्सिस है, तो ये वाला हो गया px और ये y मान लो तो ये वाला हो गया dxy। तो यहां पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये केसेस क्लियर रखना है आपको। तीन केस है, पहला केस है सिग्मा, दूसरा है पाई का एक स्पेशल केस है डेल्टा, और तीसरा केस है जहां पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है, यहां पर कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लियर है बिल्कुल। तीन तरह का केस है, और आपको काफी जगह पे ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जहां पे कॉम्बिनेशन दिया रहेगा दो ऑर्बिटल का और एक्सिस लिखा रहेगा मॉलिक्यूलर या इंटरन्यूक्लियर। आपको पहचानना पड़ेगा कि वहां पे कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बोल दिया तो सबसे पीछे स्ट्रेंथ में चला जाएगा नो बॉन्ड वाला केस, बिकॉज यहां तो बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, काहे का स्ट्रेंथ, काहे का एनर्जी। फिर आएगा पाई बॉन्ड, और सबसे मजबूत बॉन्ड में आएगा सिग्मा बॉन्ड। जब सारा सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करना है ये आप लोगों को हम बता चुके हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, सिग्मा ओवरलैप सबसे अच्छा ओवरलैप होता है, वैसे ही आपके सिलेबस में भी कुछ टॉपिक होता है जो आपके सिलेबस के हिसाब से आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पाई बॉन्ड रिलेटिवली सिग्मा से थोड़ा कमजोर होता है, वैसे ही कुछ टॉपिक होता है जिसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होता है, बट फिर भी उसको अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो क्या हुआ, बट फिर भी एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चंस का उस टॉपिक का रहता है। लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो कि बिल्कुल नो बॉन्ड वाला क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। जैसे नो बॉन्ड वाला क्राइटेरिया है तो वहां तो बॉन्ड फॉर्म करता ही नहीं है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या बात करें, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देयर आर सर्टेन टॉपिक्स विच आर नॉट इन योर सिलेबस, बट होता क्या है कि जब कोई बच्चा किसी टॉपिक को पढ़ रहा होता है तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो थोड़ा और डीप चला जाता है और उस टॉपिक में इंडल्ज हो जाता है जो कि उसके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अल्टीमेटली उस टॉपिक को पढ़ने से उसका फायदा तो कुछ होता नहीं है,
पहला समय बर्बाद होता है, समय वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है उसकी वजह से, और दूसरा उसको पढ़ने की वजह से उसका ओवरऑल सिलेबस, ओवरऑल टॉपिक जो कि इन पार्ट ऑफ सिलेबस है वो डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि अब पार्ट ऑफ हिज कंसंट्रेशन, अब पार्ट ऑफ हिज फोकस वो दूसरे तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो कोशिश करिए कि अपने सिलेबस के नो बॉन्ड वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे टॉपिक से दूर रहिए और सिग्मा और पाई बॉन्ड बना रहे टॉपिक की तरफ कंसंट्रेट करो, क्योंकि उससे ही आपका एग्जाम को मतलब है, उसी से आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। नो बॉन्ड के तरफ फोकस करके उधर ध्यान देकर आप अपने क्यूरियोसिटी को शांत कर सकते हैं, लेकिन उससे एग्जाम में कोई फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली प्रिपरेशन अफेक्ट होगा, नेगेटिव साइड में अफेक्ट होगा, उससे नुकसान ही होगा। तो इस मोटिवेशन के साथ इस वीडियो लेक्चर को ओवर करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके मन में यह सवाल है कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट पाई बॉन्ड वाला पार्ट है और कौन सा बॉन्ड नो बॉन्ड वाला पार्ट है, तो आप लोगों को हम बता दें सिग्मा और पाई में डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन नो बॉन्ड वाला को अलग करना बहुत जरूरी है, और वो अलग करने में आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स आपका हेल्प कर सकते हैं।